मैं डॉक्टर तृप्ति पांडे, होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज अंबिकापुर, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत तृप्ति पांडे के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा की है। आज मैं बीए पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर के सेकेंड यूनिट से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर चर्चा करना चाहती हूँ और वो चैप्टर है समाजीकरण, या जिसे हम सोशलाइजेशन भी कहते हैं। बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मानव जीवन के लिए। जैसे कि आपको ज्ञात है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह सिर्फ एक जैविकीय प्राणी होता है, या जिसे हम मांस का लोथड़ा कह सकते हैं, जो जीवित तो होता है लेकिन वह अपनी किसी भावना को, किसी आवश्यकता को या किसी भी बात को कह नहीं सकता, व्यक्त नहीं कर सकता, और उसके बहुत लिमिटेड साधन होते हैं जिनके थ्रू या जिनके माध्यम से वह अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। परंतु जैसे कि आपको ज्ञात ही है कि मनुष्यों को एक विकसित मस्तिष्क प्राप्त होता है। समस्त संसार के जीवों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी शारीरिक संरचना उसके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है, बेहतर है, और इन अनुकूल और बेहतर शारीरिक संरचना के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा सुदृढ़ बन पाता है और वह हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी, मेंशन करना चाहूँगी कि यदि हम किसी बच्चे को बचपन से ही समाज से अलग कर दें तो उसके मस्तिष्क में वे क्षमताएं या वे स्किल डेवलप नहीं हो पाती जो एक सामाजिक प्राणी बनने के लिए ज़रूरी है। यही कारण है कि समाजीकरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो समाजीकरण बहुत ही सरल शब्दों में यदि मैं आपको बताऊंगी तो यह है कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण की एक प्रोसेस है। समाजीकरण के माध्यम से ही मनुष्य एक जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में जो परिवर्तित होता है वही समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, क्योंकि समाजीकरण के माध्यम से ही हम समाज में रहने के योग्य बनते हैं और समाज में रह कर के ही हम मानवता सीखते हैं, प्रेम सीखते हैं और समस्त वे गुण सीखते हैं जो मनुष्य कहलाने के लिए अति आवश्यक है। और यही कारण है कि हम इस प्रक्रिया को अपने जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने समाजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में क्या कहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्रीन ने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मा और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। इस परिभाषा को यदि आप गौर से देखें तो इन्होंने भी कहा है, ग्रीन ने भी यही कहा है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है, तो इसका उत्तर देते हुए आगे उन्होंने लिखा है कि बच्चा अपने समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं को सीखता है। जो कुछ भी हमारे समाज की सांस्कृतिक विशेषताएं हैं उनको सीखता है और अपने आत्म या अपने सेल्फ और एक पर्सनालिटी को डेवलप करता है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि हमें जो आत्म का ज्ञान होता है, और हम आत्म मतलब हमारे सेल्फ का जो ज्ञान होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे अपने सेल्फ का या आत्म का ज्ञान नहीं होता है। वह अपने और दूसरे लोगों में कोई भेद, कोई डिफरेंस नहीं कर पाता, ना ही वह कोई पर्सनालिटी का अर्थ समझता है। और धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से वह बच्चा जो है इन तमाम विशेषताओं को सीखता है और एक सामाजिक प्राणी के रूप में
कन्वर्ट हो जाता है और समाज में वह अच्छे से जी सकता है। यही ग्रीन ने कहा है। आगे अगली एक दूसरी परिभाषा है गिलिन एंड गिलिन के अनुसार। गिलिन एंड गिलिन ने भी यही कहा है कि समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है। इन्होंने भी एक प्रक्रिया कहा है, और कैसी प्रक्रिया? जिसके द्वारा व्यक्ति समूह का एक क्रियाशील व्यक्ति बनता है। अर्थात समाजीकरण की प्रोसेस के द्वारा ही हम एक एक्टिव पर्सनालिटी बन पाते हैं। आगे वे कहते हैं कि समूह की कार्यविधियों से समन्वय स्थापित करता है, और हम एक्टिव बनते हैं और समूह के जो भी क्रियाकलाप हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उनसे हम एडजस्टमेंट कर पाते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि वह व्यक्ति इन परंपराओं का ध्यान रखता है, और वह जो कुछ भी सीखता है उससे वह अपने समाज या समुदाय की जो ट्रेडिशंस हैं उनको ध्यान रखता है, और सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना का विकास करता है। ये तमाम जो बातें हैं, जो पॉइंट्स हैं, आप देखेंगे कि वह यानी उस व्यक्ति को या उस बच्चे को ये जो प्रक्रिया है अपनी परिस्थितियों से एडजस्टमेंट करना सिखाती है, टॉलरेट करना सिखाती है, दूसरों के साथ रहना सिखाती है, और इस प्रकार से हम सोसाइटी में रह सकते हैं। इसी प्रकार से फिचर ने कहा है कि समाजीकरण वह व्यवस्था है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है। अर्थात फिचर ने भी यही कहा है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, सीखने की प्रोसेस है, जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है और उनके साथ एडजस्टमेंट करता है। तो जो कुछ भी हमारे समाज के आइडियल बिहेवियर हैं उन्हीं को हम सीखते हैं। बचपन से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक यह प्रक्रिया यानी सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, और जैसे जैसे हमारे सामने नई से नई परिस्थितियां आती जाती हैं तो हम उनको एडॉप्ट करते जाते हैं और उनके साथ एडजस्ट करते जाते हैं, और यही समाजीकरण की प्रक्रिया है। ऐसा तमाम विद्वानों ने कहने का प्रयास किया है और समझाने का प्रयास किया है। इन तमाम परिभाषाओं से यही स्पष्ट होता है कि व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने और आंतरिकरण करने को ही हम समाजीकरण कह सकते हैं। सामाजिक मूल्य तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया को दूसरे शब्दों में भी हम समाजीकरण कह सकते हैं। इसके समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध तीन तरह के बातों से है, 3 तत्वों से है। एक तो ऑर्गेनिज्म, दूसरा इंडिविजुअल, एंड थर्ड इज सोसाइटी। जीव, व्यक्ति और समाज। मनुष्य की जीव रचना जो उसके जो स्ट्रक्चर है, मस्तिष्क, हाथ और दृष्टि, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ऐसी हमारे में क्षमताएं देती हैं हमें, जिसके कारण हम उन सभी व्यवहारों को सीख करके और अपने आप को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। समाज में हमारा व्यवहार दिखाई देता है कि हम एक सोशल एनिमल हैं, सामाजिक प्राणी हैं, सोशल ऑर्गेनिज्म हैं। इन तमाम परिभाषाओं के आधार पर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि समाजीकरण की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समाजीकरण में अनुकूलन का गुण होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि समाजीकरण में अनुकूलन विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुकूलन के कारण ही व्यक्ति अपने आसपास और अपने दूसरे लोगों की क्रियाओं को देखता है और उन्हीं व्यवहारों को सीख लेता है, और इस प्रकार से वह अनुकूलन करता है, एडजस्टमेंट करता है। सेकेंड जो विशेषता है वह है समाजीकरण की सीखने की प्रक्रिया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। ये सीखना जन्मजात गुण नहीं है, अपितु यह जन्म के बाद
कुछ अनुभव, कुछ प्रयास और कुछ प्रशिक्षण के बाद बच्चा इन गुणों को सीखता है और इस प्रकार से सीखने की प्रोसेस उसकी जीवन भर, आजीवन कहना चाहिए, चलती रहती है। इसी तरह से अगली जो विशेषता है वह है आत्म का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। इस प्रक्रिया का सीधा सा संबंध व्यक्ति में एक सेल्फ डेवलपमेंट करना है और आत्म हमारी वह विशेषता है, वह मानसिक विशेषता है जिसके द्वारा हम दूसरे व्यक्तियों के विचारों के संदर्भ में अपने स्वयं के व्यक्तित्व का या पर्सनालिटी का इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। यदि हमें लगता है कि दूसरे लोग हमें अच्छा समझते हैं तो उसी के अनुसार हमारा सेल्फ डेवलपमेंट होता है, हम में पॉजिटिविटी डेवलप होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि हम लोग ख़ास तौर से क्लास में भी इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं कि बच्चे को यदि बार बार कहा जाए कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम अच्छे नहीं हो, तो वह एक नेगेटिविटी उसमें डेवलप होती जाएगी। लेकिन यदि हम बच्चे को कहें कि नहीं, तुम कर सकते हो, यू डू इट, आप कर सकते हैं, आप में वो क्षमता है, आप विद्वान हैं, आप दूसरों से बहुत अच्छे हैं, तो उसमें एक पॉजिटिविटी डेवलप होगी और वह एक्सट्रोवर्ट होगा और उसे अच्छा लगेगा। यदि उसे ये फील होगा कि दूसरे लोग उसके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छी विचारधारा रखते हैं, तो उसमें पॉजिटिविटी आएगी और वह दूसरे लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा करने लगेगा। इसका प्रभाव यह होगा कि वह एक्सट्रोवर्ट होगा, उसकी पर्सनालिटी में एक्सट्रोवर्ट का गुण आ जाएगा, वह दूसरों से शेयर करेगा, वह खुश रहेगा, वह लोगों से मिलना जुलना रखेगा और बहुत ज़्यादा सोशल या सोशलिटी का गुण उसमें एडॉप्ट हो जाएगा। वह समाज में बहुत सोशल रहेगा, सबकी मदद करेगा और बहुत अच्छा उसका व्यक्तित्व डेवलप हो सकता है। लेकिन अगर उसे नेगेटिविटी की ओर लोग ले जाएंगे, उसके साथ नेगेटिव बिहेव करेंगे, तो उसका जो सेल्फ का डेवलपमेंट है वह नेगेटिव की दिशा में होगा। उसे लगेगा कि समाज में सब लोग मतलबी हैं, सेल्फिश हैं और कोई अच्छा नहीं है, मैं किसी के साथ नहीं रह सकता, ये दुनिया मेरे रहने लायक नहीं है, और धीरे धीरे वह इंट्रोवर्ट हो जाएगा, जिसे हम अंतर्मुखी कहते हैं। और जब वो अंतर्मुखी हो जाएगा तो वह दो लोगों से कम मिलेगा। और यही जो डिफरेंसेस है हमें आत्म का विकास करने में मदद करती है। तो पर्सनालिटी या जो बच्चे का विकास होता है वह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उसमें हम किस तरह का सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की भूमिका होती है, आगे मैं आपको बताऊंगी कि इस सेल्फ डेवलपमेंट में माता पिता की, पड़ोसियों की, फ्रेंड्स की, सभी लोगों की बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। टीचर्स की भी बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है, तब उसमें सेल्फ का डेवलपमेंट होता है। अगली विशेषता है संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कल्चर एसिमिलेशन। ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, यह अपनी संस्कृति को इतना ज़्यादा एसिमिलेट करने की प्रोसेस है कि व्यक्ति ये सोच भी नहीं पाता कि संस्कृति उससे अलग है। वह अपनी संस्कृति के सभी नियमों, मूल्यों, विश्वासों, प्रथाओं, परंपराओं और भौतिक वस्तुओं की उपयोग और मनोवृत्ति या जिसे हम टेंडेंसी कहते हैं, उसकी डेवलप हो जाती है इसे सीखने की प्रक्रिया से। और वह सभी लोगों के साथ इस संस्कृति को एडॉप्ट करके, एसिमिलेट करके एक गुड क्वालिटी की पर्सनालिटी उसमें दिखाई देती है। और इसी आधार पर हम दो अलग अलग कल्चर के लोगों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अंतर देख सकते हैं। जैसे आप भारतीय संस्कृति के लोगों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भारतीय कल्चर है, और यदि आप वेस्टर्न कल्चर के लोगों को देखेंगे, उनके लाइफस्टाइल को देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वेस्टर्न कल्चर वाले हैं। तो इस प्रकार से वह सीखने की प्रक्रिया है, आत्मसात करने की प्रक्रिया है। इसके अलावा समाजीकरण की प्रक्रिया में यह एक प्रक्रिया स्थान एवं समय सापेक्ष है, रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस, अर्थात यह एक सापेक्षिक प्रक्रिया है जो समय और स्थान के अनुसार
प्रभावित होती है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल के लिए या उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि कोई एक व्यवहार किसी एक समाज में अगर अच्छा माना जाता है तो वही व्यवहार दूसरे समाज में निंदाजनक हो सकता है, आपत्तिजनक हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि यदि हमारे भारतीय समाज में कोई थूक देता है तो हम उसे बहुत बैड बिहेवियर कहते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। परंतु जापान में हम ये देखते हैं कि वे लोग बहुत सारे वहाँ पे कुछ समूह ऐसे हैं जो एक दूसरे के चेहरे पे थूक देते हैं और उसे फुटकार कहते हैं, और ये फुटकार बहुत अच्छा माना जाता है, आदर सम्मानजनक माना जाता है। इसी प्रकार से भारतीय समाज में कोई यदि हमसे बड़ा या सम्मानजनक या वरिष्ठ नागरिक आता है या हमसे कोई बड़ा है तो हम उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। लेकिन बहुत से समाज ऐसे हैं जब कोई बड़ा या कोई वरिष्ठ नागरिक या कोई आदरणीय व्यक्ति उनके सामने आता है तो वे बैठ जाते हैं। तो हर एक कल्चर की, हर एक देश की कल्चर अलग है और वही कल्चर हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देती है। इसीलिए इसे कहा गया कि यह एक सापेक्षिक है, रिलेटेड है वहाँ के नेचुरल एनवायरनमेंट के, वहाँ के लोकल एनवायरनमेंट से ये प्रभावित होती है। इसके अलावा हमने देखा कि समाजीकरण के माध्यम से ही जो हमारी संस्कृति है, कल्चर है, वह ट्रांसमिट होती है दूसरे पीढ़ी को। एक जनरेशन ट्रांसफ़र सिंगल जनरेशन टू अनदर, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वह हमारे माता पिता ने हमें सिखाया और हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं और आप जो हैं आगे आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे। तो इस प्रकार से यह ट्रांसफ़र होते रहती है और लोग इसे सीखते रहते हैं। एक और विशेषता है कंटिन्यूटी। समाजीकरण की प्रक्रिया हमारे जीवन में कंटिन्यू रहती है, लगातार जन्म से यह प्रक्रिया चलती रहती है। बल्कि हम तो ये सुनते हैं भारतीय समाज में कि जब बच्चा गर्भ में होता है तब से भी उसकी प्रक्रिया चालू रहती है, प्रारंभ रहती है और वह वहाँ से सुनने लगता है, समझने लगता है। और बहुत सारे जैसे इस पे बहुत एक्सपेरिमेंट हुए हैं और ये कहा गया है कि जब बच्चा गर्भ में होता है और बच्चे की माँ को अच्छी म्यूज़िक, अच्छी कहानी सुनाई जाए तो बच्चे में भी वे गुण आ जाते हैं। और जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका पालन पोषण किस तरह से होता है, उसे हम किस तरह से सिखाते हैं, उसका समाजीकरण का प्रोसेस किस प्रकार से हुआ है, इस पे डिपेंड करती है उसकी पर्सनालिटी। तो इस प्रकार से समाजीकरण की विशेषताओं को हमने देखा और हमें ये समझ में आया कि समाजीकरण की विशेषता व्यक्तित्व के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे हम देखेंगे कि स्टेजेस एंड प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, कि यह क्या है, किस स्तर से गुजरती है, हम कैसे सीखते हैं। हर एक स्टेज, वैसे तो मैंने कहा कि व्यक्ति जन्म से आजन्म चलती है ये प्रक्रिया, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लेकिन इसके कुछ स्तर होते हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं जहाँ ये प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है और बाद के स्तरों में यह कुछ कम प्रभावशील होती है और चलती लेकिन ये जीवन भर है। तो इसको हम ये देखेंगे कि फ्रॉयड ने भी कहा है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति का या बच्चे का जो भावनात्मक विकास होता है वह पूरे जीवन काल को प्रभावित करता है। इसीलिए स्तरीकरण को 2 भागों में गिडिंग्स ने विभाजित करके देखा है और उन्होंने कहा है कि प्रथम भाग है प्राइमरी सोशलाइजेशन और दूसरा भाग है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जिसका संबंध, ये जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है यह किशोरावस्था के अंतिम स्तर से प्रारंभ होकर व्यक्ति के जीवन के अंत तक चलते हैं, और जो प्रारंभिक है जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है यह जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक चलती है। तो विद्वानों ने इन्हें कई स्तरों में डिवाइड किया है
कई चरणों में बांट के देखा है। और सबसे प्रथम जो अवस्था है वह है ओरल स्टेज, या जिसे हम मौखिक अवस्था कहते हैं। यह बच्चे के जन्म से लेकर के 1.5-2 वर्ष तक की अवस्था को हम मौखिक अवस्था कहते हैं। इस स्तर में बच्चे को अपनी किसी भाषा का ज्ञान नहीं होता है और उसकी केवल शारीरिक और विशेषताएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, और उसकी भाषा केवल शारीरिक रूप से व्यक्त होती है और वह कुछ अस्पष्ट संकेतों के द्वारा अपने आप को व्यक्त करता है, क्योंकि उसे सिर्फ भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंड लगती है, और लेकिन वह इनके बारे में बता नहीं सकता, कोई बात नहीं कर सकता। वह किसी को नहीं जानता कि ये मेरे कौन लोग हैं, उसके चारों तरफ के जो लोग होते हैं। परंतु वह आप देखेंगे कि जो छोटा बच्चा होता है उसे जब भूख लगती है तो वह खूब रोता है। तो जब रोता है तो उसकी माँ उसके पास आ जाती है और बच्चे को गोदी में ले करके वह बच्चे को देखती है कि कहीं उसके कपड़े तो गीले नहीं हैं, कहीं वो उसे कोई तकलीफ़ तो नहीं है, और यदि उसे लगता कहीं उसे भूख तो नहीं लगी है। यदि उसे लगता है कि उसके कपड़े गीले हैं तो माँ उसके कपड़े बदल देती है और बच्चा चुप हो जाता है। यदि लगता है कि बच्चा भूखा है तो उसे दूध पिला देती है तो बच्चा चुप हो जाता है। तो इस प्रकार से माँ सीख जाती है कि बच्चा जब रोता है तो इसे कुछ प्रॉब्लम है। इसी प्रकार से कुछ दिनों में बच्चा भी सीख जाता है कि अगर उसे भूख लगी है तो वह कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन वह रोने लगता है तो उसे पता है कि उसके रोने से माँ उसके पास आ जाएगी, और इस प्रकार से वह सीख लिया। यह उसका समाजीकरण है। उसने सीख लिया कि उसकी एक लैंग्वेज हो गई रोना, और वह उस रोने से अपनी माँ को बुला सकता है। तो यह उसकी प्रथम प्रक्रिया है जिसमें वह रो करके और चिल्ला करके अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है और अपना काम करता है। तो यह प्रथम प्रक्रिया है। दूसरा जो स्टेज है वह एनल स्टेज है, जिसे हम शौच अवस्था कहते हैं या शैशवावस्था कहते हैं। यह 1.5-2 वर्ष की आयु से होता है शुरू, और यह 3-4 वर्ष तक चलता है। इसी स्टेज में बच्चे को जो डेली रूटीन है उनका प्रशिक्षण दिया जाता है। ख़ास तौर से बच्चे को टॉयलेट करना, कपड़ा गंदा ना करना और स्वयं को साफ रखने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। और यदि वह अपना बिस्तर गंदा कर लेता है, कपड़ा गंदा कर लेता है, तो माँ के द्वारा उसको थोड़ी सी डांट पड़ती है। और यदि जब माँ डांटती तो बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है कि ऐसा करने से माँ डांटती है या ये काम अच्छा नहीं है, तो वह उस काम को करना बंद कर देता है और धीरे धीरे वह वो सारी बातें सीख जाता है कि मुझे किस तरह से व्यवहार करना है, कब नहाना है। जैसे आप देखेंगे कि बच्चा यदि दूध के लिए रोता है तो माँ कहती है कि पहले ब्रश करिए और नहाइए, उसके बाद आपको दूध मिलेगा। तो वह बच्चा सीख जाता है कि यदि मुझे दूध चाहिए, कुछ खाना चाहिए, तो पहले मुझे फ्रेश होना है और उसके बाद नहाना, ब्रश करना है, नहाना है, तब मुझे ये मिलेगा। तो ये सेकेंड स्टेज होती है। यह अवस्था उसकी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसमें वह अपने आप को हाइजीनिक रखने का प्रयास करता है। तीसरी जो स्टेज है वह है तादात्म्यकरण की अवस्था, ऑडिपल कहते हैं, या आइडेंटिफिकेशन की स्टेज है। यह 3-4 वर्ष से शुरू होकर के 12-13 साल तक चलती है। इस आयु में बच्चे को अपने जेंडर का आभास होने लगता है। जैसे उसे लोग कहने लगते हैं, अरे अगर बच्चा रो रहा है तो लोग, परिवार के लोग कहते हैं, अरे तुम लड़की हो क्या जो रो रहे हो। तो उसे पता चलता है कि लड़कियों का व्यवहार अलग होता है, लड़कों का व्यवहार अलग होता है। और इसी अवस्था में वह बच्चा अपने पड़ोसियों के संपर्क में आता है, कुछ दोस्तों के भी संपर्क में आता है, और वहाँ पर वह पुरस्कार, प्रशंसा या डांट के द्वारा अपने बिहेवियर के प्रति थोड़ा अवेयर हो जाता है, और वह देखता है कि उसे क्या करने से लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और कौन सा काम करने से उसे डांटते हैं। तो वह उन समस्त कामों को छोड़ना चाहता है या छोड़ता है जिनके कारण डांट पड़ती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो स्टेज है वह है एडोलसेंस, या जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था का प्रारंभ 12-13 वर्ष की आयु से शुरू होकर लगभग 18-19 साल तक चलता है।
ये समाजीकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे में बहुत सारे जैविकीय, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होने लगते हैं। और दूसरी ओर इसी अवधि में उसे जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह उसके व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। इसी आयु में शारीरिक विकास के संबंध में उसमें यौन संबंधी भावनाएं भी विकसित होने लगती हैं। परिणाम स्वरूप एक किशोर को या एक किशोरी को ये बताया जाता है कि उसे समाज में किस प्रकार से मर्यादाओं का ध्यान रखना है, नियमों का ध्यान रखना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इस प्रकार से उसे ये बराबर बार बार बताया जाता है कि उसे नैतिक नियमों का पालन करना है, और जो मनाही है, जो इंसेस्ट टैबूस हैं, उनका पालन करने की उससे आशा की जाती है। और इस प्रकार से जो किशोर है वह एडॉप्ट करने लगता है उन सारी बातों को जो समाज में उसके लिए आवश्यक होती हैं, और समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए या एक अच्छा व्यक्ति कहलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट है एडल्टहुड, जिसे हम किशोरावस्था, युवावस्था कहते हैं। एक व्यक्ति जब वयस्क हो जाता है, या जिसे हम युवा अवस्था कहते हैं, इस अवस्था में ही उसका सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पर्यावरण बदलने लगता है, परिवर्तित होने लगता है। उसका रेंज बहुत बढ़ जाता है, उसका संपर्क का क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है, उसके स्टेटस चेंज हो जाते हैं, उसके रोल बदल जाते हैं। इसी उम्र में उसके विवाह हो जाते हैं, तो उसके कई अनेक रिश्तेदार हो जाते हैं, और उसे अनेक लोगों के साथ में एडजस्टमेंट करना सीखना पड़ता है, आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और वह इसी स्टेज में एक पति बनता है, पुत्र बनता है, पिता बनता है, मित्र बनता है, अधिकारी बनता है, कर्मचारी बनता है। कई राजनीतिक दलों से, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक संस्थाओं से उसके संपर्क होते हैं, और वह उन तमाम समूहों के साथ एडजस्टमेंट करना सीखने लगता है। और इसी कारण से वह अपने आप को समाज में स्थापित करने का प्रयास करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रौढ़ावस्था, जो हम प्री ओल्ड स्टेज कहते हैं इसे, इस उम्र तक उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वह वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है, लेकिन वह अभी अपने जॉब में होता है। और इसी अवस्था में वह अपने बच्चों की शादी करता है, घर में नए सदस्य आते हैं और उन नए सदस्यों के साथ उसे एडजस्ट करना पड़ता है, और इस प्रकार से वह वृद्धावस्था की ओर आगे बढ़ता है। तो जो आखिरी स्टेज है वह है वृद्धावस्था। यह अवस्था काफ़ी निष्क्रियता का स्तर होता है, क्योंकि इसमें कुछ नया सीखना या नया कुछ अनुकरण करने की क्षमता एक व्यक्ति में कम होती है। लेकिन फिर भी इस उम्र में भी वह, इस अवस्था में भी बहुत कुछ सीखता है। जैसे कि वह देखता है कि वह अकेला हो गया है, वह अब कोई काम नहीं करता, तो लोग उसके पास कम आते हैं, उसमें अकेलेपन की भावना आती है, उसको अपने भविष्य को लेकर के चिंता होती है, और वह सोचता है कि यह संसार बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, परिवार के लोग भी अपने अपने में व्यस्त होते हैं, और इस प्रकार से उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस अवस्था में आकर के इसीलिए वह थोड़ा सा चुप भी हो जाता है, और इस प्रकार से वह अंतिम अवस्था में बहुत कुछ सोचता है, समझता है, लेकिन बहुत कुछ करने में वह असमर्थ होता है। तो यह उसकी एक नई सोच या नई मानसिक अवस्था को जन्म देती है। तो यह मौखिक अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया है, और यही स्तर हैं। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब ये जो प्रक्रिया है पूरे जीवन काल तक तो चलती है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि जन्म से लेकर के 5 साल तक बच्चे का जो समाजीकरण होता है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए बच्चे को 5 साल तक बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता होती है, और उसके व्यक्तित्व निर्माण में ये 5 साल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हमें इन बातों को बहुत ध्यान रखना चाहिए।
आगे हम देखेंगे कि समाजीकरण, ये जो स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है और बहुत सारी संस्थाएं इसमें अपनी भूमिका निभाती हैं। तो वे कौन कौन से एजेंसीज़ हैं जिनके माध्यम से, या संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति का समाजीकरण होता है। तो समाजीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एजेंसी परिवार है। वह हमारे जीवन की सबसे पहली प्रथम संस्था है जिसमें हमारे जीवन का प्रारंभिक जीवन व्यतीत होता है। और इसी परिवार में, इसी संस्था में रह करके हम बच्चा जो है वह परिवार के दूसरे सदस्यों के व्यवहारों के अनुसार ही प्रेम, सहयोग, त्याग जैसी प्रवृत्ति उसमें डेवलप हो जाती है, वह सीख जाता है। इस समय बच्चे का मस्तिष्क बहुत ही क्लीन होता है। उसे जैसा दिखता है वैसे ही वह सीखता है और यहीं पे रह कर के वह परिवार के नियमों को सीखता है, उचित अनुचित का उसे ज्ञान होता है। और यही कारण है कि परिवार में ही बच्चा अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है और यह बेसिक पर्सनालिटी जिसे हम कहते हैं वो परिवार में ही डेवलप होती है। दूसरा जो है वह है खेल समूह, प्ले ग्रुप, या जिसे हम क्रीड़ा समूह कहते हैं। तो बच्चा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है वह अपने दूसरे बच्चों के साथ में खेलता है और वह दूसरे बच्चों के साथ यदि मिलजुल कर रहता है तो सब बच्चे उसे पसंद करते हैं। परंतु वह यदि मिलजुल कर नहीं रहता है, सबके साथ लड़ता है, झगड़ता है, तो दूसरे बच्चे उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार से बच्चा ये देखता है कि यदि मुझे इन लोगों के साथ खेलना है तो मुझे इनके साथ एडजस्ट करना सीखना होगा। और इस प्रकार से खेल ग्रुप में बच्चा एडजस्ट करना सीखता है कि मुझे दूसरे लोगों के साथ कैसा रहना है। क्योंकि जब वह परिवार में रहता है तो परिवार के लोग बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि पॉजिटिविटी रखते हुए बच्चे को ही प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन खेल समूह में ऐसा नहीं होता है। खेल समूह में हर बच्चा अपने आप को माने ग्रुप का लीडर समझना चाहता है, तो वहाँ पे सबको टर्न बाय टर्न एक अवसर मिलता है। तो एक बच्चा इन सब चीज़ों को सीखता है कि बाहर उसे कैसे व्यवहार करना है। तब तो दोस्त उसके साथ बात करेंगे, नहीं तो बच्चे उसके साथ बात नहीं करेंगे। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण अभिकरण है वह है पड़ोस या नेबरहुड जिसे हम कहते हैं। जब हम परिवार और खेल समूह से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बच्चा आगे बढ़ता है तो उसे उसका सामना अपने पड़ोसियों के साथ भी होता है और पड़ोसियों के साथ भी उसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यदि वह अपने घर में जो करता है वही पड़ोसियों के घर भी जाके करेगा तो पड़ोस में उसे हो सकता है डांट पड़ जाए। और यदि वो अच्छा काम करेगा तो पड़ोसी उसे प्यार करेंगे। तब उसे समझ में आएगा यदि मुझे पड़ोस में आना है अंकल के पास, आंटी के पास, तो मुझे जैसा वो चाहते हैं वैसा ही करना पड़ेगा। यही उसकी लर्निंग प्रोसेस है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो नातेदारी समूह हैं, जो रिश्तेदार हैं, वे भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे परिवार में आप देखेंगे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची और तमाम बुआ फूफा चाचा, इस प्रकार के रिश्तेदार होते हैं। इनसे भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। वह देखता है कि किस प्रकार से रिश्तेदार आते हैं तो घर में उनके साथ व्यवहार होता है और वो क्यों आते हैं तो उसे समझ में आता है कि ये हमारे घर के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, ये आएंगे और इनके साथ ही हमको एडजस्टमेंट करके रहना है। तो वह नातेदारी समूह से भी बहुत कुछ सीखता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जैसे ही बच्चे का या एक व्यक्ति का विवाह होता है, नए संबंध बनते हैं, नए संबंध डेवलप होते हैं और उसे इन तमाम लोगों के साथ संतुलन स्थापित करना पड़ता है। जैसे यदि वह पति है तो पति की समस्त भूमिकाओं को निभाना पड़ता है और यदि वह पिता बन जाता है तो पिता की भूमिकाओं को निभाना पड़ता है और परिवार कल्याण और दायित्व ग्रहण करने की भावना उसमें डेवलप होने लगती है। और यही सब चीज़ें उसे इस नई परिस्थिति में सीखने के लिए प्रेरित करती हैं, कि कमाने के लिए प्रेरित करती हैं, आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित करती हैं, क्योंकि अब उसके अनेक नए संबंध बन चुके हैं। तो यही उसके सीखने का बहुत बड़ा आधार होता है।
आगे हम देखेंगे कि सीखने में या समाजीकरण की प्रक्रिया में शैक्षणिक संस्थाओं का बड़ा योगदान होता है। आमतौर पर बच्चे 5 या 6 वर्ष की आयु में स्कूल जाना या शिक्षण संस्थाओं में जाना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे बच्चा न सिर्फ अनुशासन सीखता है बल्कि अपने शिक्षकों से भी प्रभावित होता है और अपने फ्रेंड्स के साथ प्रभावित होता है और वहाँ उसकी एक अलग मेंटालिटी डेवलप होती है। वहाँ एक नए तरह का व्यवहार उसे सीखने को मिलता है। कई प्रकार के वहाँ पे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके साथ उसे एडजस्ट करना पड़ता है और वह स्कूल में बहुत कुछ सीखता है जो वह घर में नहीं सीख पाता, वे व्यवहार वह स्कूल में सीखता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अनेक राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से भी बच्चा जो है या एक व्यक्ति जो है वह समाज की बातों को सीखता है। राजनीतिक संस्थाओं में रह करके वह समाज के विकास के लिए सोचता है, राजनीतिक पार्टियों से जुड़ता है और वहाँ पे वह उनके साथ एडजस्ट करते हुए नए नए क्रियाकलापों को करता है। आगे हम देखते हैं कि आर्थिक संस्थाएं भी बहुत सारी, जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं तो हमें आर्थिक क्रियाकलापों को करना पड़ता है और ये सिर्फ हमें मेहनत करना ही नहीं सिखाती बल्कि यह भी सिखाती हैं कि हमें आर्थिक क्रियाकलापों को दूसरों के साथ ही इंटरप्रेट करके करना है और उनके साथ एडजस्ट करना है और हमें जैसे जो आर्थिक संस्थाएं हैं उनके नियमानुसार ही कार्य करना है। जैसे आप देखेंगे कि पूंजीवादी जो आर्थिक संस्थाएं हैं वे व्यक्ति को अधिक से अधिक धन संचय करने की प्रेरणा देती हैं, लेकिन जो साम्यवादी संस्थाएं हैं वे संपत्ति के संचय से उसे दूर रखना सिखाती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि सांस्कृतिक संस्थाएं होती हैं अनेक प्रकार की, जैसे धर्म, नैतिकता, लोकाचार और प्रथाओं का भी समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये संस्थाएं व्यक्ति को अपनी परंपराओं, जनरीतियों से परिचित कराती हैं और एक विशेष प्रकार की वेशभूषा और विचारों को अपनाने की प्रेरणा देती हैं तथा व्यक्ति में ऐसी भावनाओं का विकास करती हैं जिनसे वह अपनी संस्कृति के अनुरूप व्यवहार कर सके। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अनेक व्यावसायिक संस्थाएं भी होती हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है और वह समाज में रहने के योग्य बनता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो संस्थाएं हैं वे व्यक्ति को सीखने के योग्य बनाती हैं और वह उनका समाजीकरण के माध्यम से वे सीखते हैं। आइए हम देखते हैं कि समाजीकरण का महत्व क्या है। तो इतना देखने के बाद हम ये देखते हैं कि समाजीकरण किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति का विकास होता है और न सिर्फ वह एक व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास संभव होता है बल्कि वह एक समाज का महत्वपूर्ण सदस्य भी बन सकता है या बन पाता है। तो सर्वप्रथम हमें ये देखने को मिलता है कि अनुशासन और नियमबद्धता का विकास होता है और ये अनुशासन और नियमबद्धता का विकास समाज के विकास के लिए अति आवश्यक है। तो हम ये देखते हैं कि यदि बच्चा या एक व्यक्ति नियमबद्धता का विकास नहीं करेगा तो उसमें समाजीकरण की बातें नहीं होंगी और यह प्रक्रिया यदि नहीं होगी तो व्यक्ति जो है वह सामाजिक मूल्यों को सीख नहीं पाएगा और वह समाज में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में व्यक्तित्व उसका विकसित नहीं हो पाएगा और जितनी उसके विकास होने की संभावना है वह विकास नहीं करेगी और इस प्रकार से नियमबद्धता का विकास होना बहुत आवश्यक होता है। अगली जो महत्व है वह हम देखते हैं कि एक बच्चे की आकांक्षाओं की पूर्ति होती है या उसे हम कहते हैं कि फुलफिलमेंट होता है जो उसकी एस्पिरेशन होती है। नियमबद्धता और आकांक्षाओं की पूर्ति में बहुत घनिष्ठ संबंध है। अनुशासन के माध्यम से एक व्यक्ति
से जो आकांक्षाएं हैं वे दूसरे व्यक्ति को ट्रांसमिट होती रहती हैं। और यदि किसी व्यक्ति को अर्थव्यवस्था का ज्ञान होता है और उसकी उच्च टेक्नोलॉजी का ज्ञान होता है तो वे इंजीनियर बनने की इच्छा रख सकते हैं। लेकिन अगर उसे यह नहीं ज्ञान होगा समाज की आकांक्षाओं का, समाज की विशेषताओं का, तो उसमें यह सब नहीं होगा। अगला जो महत्व है वह है कि सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की शिक्षा प्राप्त होती है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि अन्य व्यक्तियों की तुलना में उसका स्टेटस क्या है और उसी के अनुसार उसको अपनी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए एक शिक्षक की अलग भूमिका होती है और एक नेता की अलग भूमिका होती है, और इस प्रकार से वे अपने व्यवहार को अन्य व्यक्तियों के साथ किस प्रकार से एडजस्टमेंट करें, यह बहुत ज़रूरी है। अगला जो महत्व है या जो विशेषता है वह है कि एक व्यक्ति में क्षमताओं का विकास होता है। तो समाजीकरण के माध्यम से जो सामाजिक क्षमताएं विकसित होती हैं वे उन गुणों से संबंधित हैं जो व्यक्ति को समाज से अनुकूलन करने में सहायक होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि पत्र लिखने की कला, या पड़ोसियों से बातचीत करने की कला, या विनम्र व्यवहार, या बड़ों का सम्मान करना, या भोजन करने की सुंदर व्यवस्था इत्यादि ऐसी क्षमताएं हैं जो व्यक्ति के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन को प्रभावित करती हैं। तथा हम ये देखते हैं कि समाजीकरण के माध्यम से ये जो क्षमताएं व्यक्ति में डेवलप होती हैं या जो विकसित होती हैं, इनके माध्यम से ही एक व्यक्ति में सामाजिकता का गुण विकसित होता है। यदि ये गुण विकसित नहीं होगा तो वह समाज में प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और यही कारण है कि गैलेस और डेविस ने अनेक ऐसे उदाहरणों को दिया है जो ये बताते हैं कि समाज के संपर्क से जो लोग पृथक रहे हैं वे कभी सामाजिक मानव नहीं बन सके, या सामाजिक व्यक्तित्व का उनमें विकास नहीं हो पाया और वे समाज में रहने के लायक नहीं हो पाए हैं। इस संदर्भ में आप को एक उदाहरण देकर के मैं बता सकती हूँ कि जैसे एक रामू नाम का बालक था जो लखनऊ के रेलवे स्टेशन में बरामद हुआ था, और वह बच्चा जो था वह कहीं उसे कोई बचपन में ही भेड़िया उठा करके ले गया था। तो वो जब बच्चा भेड़ियों के बीच में जब पोसा और बड़ा हुआ तो वह भेड़ियों के साथ ही रहना सीख गया, उनके जैसे ही गुर्राना सीख गया, उनके जैसे ही खाना खाता था और वह मनुष्यों को देख करके भागता था। लेकिन जब उसे लाया गया लोगों के बीच में और उसको प्रॉपर साफ सफाई करके उसको मनुष्यों के बीच में रखने का प्रयास किया गया, उसे बोलना सिखाया गया, क्योंकि वो बोलना भी नहीं जानता था। जब उसे बोलना सिखाया गया तो वह बोलता नहीं था, लोगों को देख के डरता था, वह खाना नहीं खाता था पका हुआ भोजन, उसे कच्चा भोजन ही चाहिए था, और वह मांसाहारी भोजन को प्रायोरिटी देता था और उसे ही खाता था। इसके अलावा वह किसी से कोई बात नहीं करता था और वह किसी भी प्रकार से समाज के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। बाद में धीरे धीरे उसे जब कोशिश किया गया तो कुछ कुछ उसने सीखा, लेकिन अंत में उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि वह समाज के लोगों के साथ रहने का आदी नहीं था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का समाज में रहना और सामाजिक गुणों को सीखना यह अति आवश्यक है। सामाजिकरण के अभाव में मनुष्य महज एक जानवर जैसा बन के रह जाएगा, और सामाजिकरण के द्वारा ही हम जो समाज में जो विकास देख रहे हैं, सामाजिक प्राणियों में जो हम सभ्यता के लक्षण देखते हैं, जो हम उनमें जो अच्छे गुण देखते हैं, गुड क्वालिटीज़ देखते हैं, ये सब सामाजिकरण का ही प्रभाव है। तो इस प्रकार से सामाजिकरण हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि सामाजिकरण के अभाव में एक व्यक्ति का जीवन संभव ही नहीं है। तो सामाजिकरण बहुत अनिवार्य है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा सामाजिकरण किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी एजेंसीज़ क्या हैं और उसका महत्व क्या है। तो आप इसे बार बार देखें और अध्ययन करें और
बार बार प्रिपेयर करने से आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। तो इस घर में रहें, सेफ रहें और वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी इससे लाभ उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।